नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के घमासान में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही ओर से जमकर प्रहार किए जा रहे हैं। तीखे हमलों के साथ ही आवाम के लिए बहुत कुछ करने और कर दिखाने के दावे भी हो रहे हैं। मसलन बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए विकास का खाका खींचा है, तो कांग्रेस के भी अपने दावे और वादे हैं। साथ ही संकल्प पत्र के जवाब में कांग्रेस आरोप पत्र भी लाई है। कुल जमा चुनाव जीतने के लिए सियासत में जो कुछ भी किया जा सकता है किया जा रहा है। सवाल यही है कि जनता के वादों पर भरोसा जनता करेगी या फिर किसी दल विशेष पर भरोसा करेगी, ये कहना फिलहाल कठिन है, क्योंकि टक्कर कांटे की है। सवाल कई है और यही है हमारा आज का विशेष, वचन, संकल्प और आरोप। इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सियासत रोजाना नए रंग दिखा रही है। प्रचार पूरे जोरों पर है और दोनों ही दलों यानी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनावी सभाओं में एक दूसरे को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। साथ ही सबके अपने अपने रोड मैप तैयार हैं, जिसमें कौन सूबे की आवाम को कौन कितना क्या देने वाला है उसका खाका खींचा गया है। बीजेपी ने 28 सीटों के लिए 28 संकल्प पत्र तैयार किए हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस ने आरोप पत्र तैयार किया है और इसी मुद्दे पर हो रही है जमकर खींचतान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य पृष्ठ पर सिंधिया के नदारद रहने पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल और पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मैंने कहा ना, मैंने जब जिस दिन डिजिटल से करा था, मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी और मैंने कहा था कि जिन लोगों ने बेईमानी करी है उनको कोई अपनाएगा नहीं। गद्दारी करने वाले लोगों को सबक सिखाने का जनता भी सबक सिखाएगी और जिस पार्टी में गए वो भी सिखाएगी। पहले डिजिटल से गायब, अब वचन पत्र से गायब, और 10 का परिणाम आ जाए तो जहाँ है वहाँ से भी आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सिंधिया जी के मान सम्मान की चिंता छोड़कर इस बात की चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों दुर्दशा का शिकार है। यदि कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी के मान सम्मान का इतना ध्यान रखा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार सड़कों पर नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की परंपरा है जहां झंडे, डंडे, बैनर के आधार पर, होर्डिंग पोस्टर के आधार पर नेताओं के कद और पद तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस ही अपने दृष्टिकोण से इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं पूरी कांग्रेस को कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान है और पूरी मजबूती के साथ हैं और कांग्रेस को नेस्तनाबूद करेंगे, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे और इस बात की चिंता करे कि क्यों उसके नेता और कार्यकर्ता मान सम्मान के अभाव में दल को त्याग रहे हैं। झंडे, बैनर, होर्डिंग पोस्टर के आधार पर कद और पद का निर्धारण कांग्रेस की परंपरा, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। ये तो रही संकल्प पत्र और आरोप पत्र की बात। अपने भाषणों में भी चाहे सीएम शिवराज हो या प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं। कुल जमा एमपी के बाई इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान की तारीख अनकरीब है, लिहाजा जीत के दावे के साथ कांग्रेस और बीजेपी एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगा रही हैं। 3 नवंबर को मतदान है और चुनाव प्रचार थमने तक क्या कुछ और देखने सुनने मिलता है, उपचुनाव की सियासत में देखना बाकी है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। वचन, संकल्प और आरोप, यही है हमारी चर्चा का विषय। आइए हम चर्चा का आगाज करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे? आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं, संकल्प पत्र में वादे किए जा रहे हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि हम सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे, हम सत्ता में आ गए तो वो करेंगे। उसके बीच एक दूसरे पर प्रहार भी जमकर किए जा रहे हैं। बहुत ही कम वक्त बचा है मतदान को, अब कुछ ही दिन का समय रह गया है और जितना जोर जो लगा सकता है लगा रहा है। लेकिन इस बीच जनता क्या समझे और किस दिशा में जा रही है मध्य प्रदेश की राजनीति, हम आपसे प्रतिक्रिया जानेंगे। जी जी बेशक। राजनीतिक दल और चुनाव एक परंपरा और प्रक्रिया बनी हुई है जी। ये चुनाव के दौरान अपने आरोप पत्र, वचन पत्र और संकल्प पत्र जारी करेंगे और कर भी रहे हैं।
लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है जी जी कि ये चुनाव अब इसके लिए नहीं बचा है कि आप संकल्प पत्र जारी करें, आरोप पत्र जारी करें या कोई भी वचन पत्र जारी करें। ये चुनाव एक तरीके से बिल्कुल आईने की तरह साफ है, इसके मुद्दे साफ हैं जी। ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जी। आपने क्या किया 15 साल, ये बीजेपी की सब पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है जी। कांग्रेस ने जो 12-15 महीने में किया है वो भी जनता जानती है जी। अब जो डिस्कशन रोज हो रहे हैं उपचुनाव में मुद्दा मुझे तो लगता है वचन पत्र और ये सब बेईमानी बातें हैं जी। मुद्दा ये है कि जनता समझती है, जनता बात कर रही है जी। कि आखिर ये मिड टर्म पोल क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है। और इन राजनीतिक दलों के संकल्प पत्रों को, वचन पत्रों को, आरोप पत्रों को जनता पढ़ना भी नहीं चाहती है, मेरा ये मानना है जी। क्योंकि उसे डे टू डे की प्रक्रिया मालूम है कि कौन विधायक क्या कर रहा है, कौन मंत्री क्या कर रहा है, ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। और वचन शब्द जो है इन राजनीतिक लोगों ने इतना हल्का कर दिया है, गंदे वचन बोल बोल के मीडिया पे कि मुझे ये लगता है कि इनको वचन शब्द भी हटा देना चाहिए। जितने भी निकृष्ट शब्द थे डिक्शनरी में, जितना भी नीचे स्तर पर बोला जा सकता था और वो इस चुनाव में बोला जा रहा है। और कितना भी बड़ा नेता मध्य प्रदेश का वो हल्की बात बोलने में कसर नहीं रख रहा है। तो काहे के वचन पत्र भैया, काहे को ये रामायण लिख रहे हो, काहे को आरोप लगा रहे हो। साफ दिख रहा है कि आपने इस्तीफे क्यों दिए, साफ दिख रहा है कि आपने टिकट उनको रिपीट क्यों की, साफ दिख रहा है कि जनता आपके लिए सिलेक्शन करेगी कि आपने ये मिड टर्म पोल क्यों कराया है और इसी आधार पर चुनाव होगा। ये किन्ना भरना कहते हैं हमारे यहाँ देहात में, ये फॉर्मेलिटीज है जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या आरोप होगा कि प्रशासन एक तरीके से पंगु बन गया है, अधिकारी पंगु बन गए सरकार के। चुनाव के समय कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों का अंतर होना चाहिए अलग अलग। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि कार्यपालिका पर विधायिका हावी है और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। तो जब ये इफेक्ट करेंगे तो आप चाहे वचन पत्र हो, चाहे संकल्प पत्र हो, चाहे अब जनता से बेहतर आरोप पत्र कौन लगाएगा। शिवराज सिंह जी को 15 महीने पहले, 16 महीने पहले आरोप पत्र लगा के मध्य प्रदेश की जनता ने घर बिठा दिया था जी। और फिर आप लौट के आ गए चोर दरवाजे से, बैकडोर एंट्री आपने फिर कर ली जी। तो जनता से बढ़िया कोई व्यक्ति सोचने वाला नहीं है, चर्चा कोई विचार करने वाला नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास वापस लौटूंगा। लोया जी क्या कहेंगे? राकेश जी जैसा कह रहे हैं कि ये चुनाव अब संकल्प पत्र और आरोप पत्रों का चुनाव नहीं है, जनता सब जानती है कि क्या क्यों हो रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन और क्या वजह रही, जनता सब जानती है और वो वही फैसला करेगी। क्या कहते हैं? लग रहा है राकेश जी को ये सब इसलिए लग रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार उनकी बनी थी तब ये एक वचन पत्र लेकर आए थे 973 बातों का, और वो वचन पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ और उसे जनता ने उसके लिए इंतजार किया 15 महीने। जिन्होंने ये कहा कि हम 10 दिन में करेंगे, उसके लिए भी जनता ने इंतजार 15 महीने किया, परंतु जब ये उसे पूरा नहीं कर सके तो जनता का दबाव इन विधायकों पर था कि उन्होंने जनता से वोट लिया था उन वचनों के नाम पर और ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमने आज दोबारा से एक संकल्प पत्र जारी किया है और वो किस आधार पर किया है कि वही भरोसा, दुगनी रफ्तार, भाजपा की शिवराज सरकार। अब आपने संकल्प संबल योजना बंद कर दी थी, हमने चालू की, हम ये लेकर चुनाव में जा रहे हैं। ये हमने किसानों को 6,000 रुपए प्रतिमाह जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, वो मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 शिवराज जी की सरकार और मिलाएगी और 10,000 रुपए प्रति वर्ष देगी। ये हमने किया है, इसलिए हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस उन मुद्दों को ब्रजगोपाल जी, नहीं सकती। ब्रजगोपाल जी कोई वचन, कोई जी, एक बात इसमें और मैं जोड़ूंगा। आप तमाम बातें लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जो चरम पर है, इसको लेकर कहीं कोई बात नहीं की जा रही, जबकि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से ही जो है इन्हीं को लेकर पूरी सियासत भी होती है, चुनाव भी होते हैं और इन मुद्दों, दोनों ही मुद्दों को नेपथ्य में रख दिया गया है दोनों ही दलों की तरफ से जी। ना कांग्रेस उठा पा रही है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा ढंग से, ना आप भरोसा दिला पा रहे हैं जनता को कि हम आएंगे और हमारी सरकार ऐसे ही चलती रही तो हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। पेट्रोल आसमान छू रहा है, सब्जियां जो हैं बिल्कुल
आम आदमी की जो है खरीद से बाहर होती जा रही है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं। ये उदाहरण भर दे रहा था मैं। लोया जी, अब करिए कंप्लीट बात आप। मैं आपसे फिर कहूँ, आम आदमी की चिंता करना सरकार की जिम्मेवारी, और वो चिंता सरकार कर रही है जी। परंतु प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस को हमेशा उस चीज से पेट में दर्द होता है जिससे किसान को फायदा होता है जी। वह महत्वपूर्ण है। ये यदि किसान का टमाटर कभी 10 रुपए किलो ज्यादा बिक जाए तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गंभीर बात यह है कि कांग्रेस पर से विश्वास खत्म हो गया, इसलिए और हम वो संकल्प पत्र लेकर आए। इसमें तीनों बातें हैं कि हमारी दिल्ली की सरकार ने क्या किया, हमने इन 6 महीनों की सरकार में क्या किया, कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया, और ये सारी बातें जनता के साथ हम लेकर जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिलने वाले जो लाभ थे गरीबों को, उन्हें रोक लिया था, बंद कर दिया था। इन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि तक कन्याओं के खाते में नहीं डाली। आज जब वो मां बन गई है तब शिवराज जी की सरकार। लोया जी अभी मौजूदा चुनाव की बात करते हैं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, चर्चा के लिए अभी बहुत समय है। आशीष जी से जानते हैं प्रतिक्रिया। आशीष जी, आपने चौधरी राकेश सिंह जी को भी सुना, ब्रजगोपाल लोया जी ने भी जो कहा, और मैंने भी जो इस बीच सवाल उठाए, साधारण से सवाल है लेकिन बहुत अहम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो चुनाव है, वस्तुतः जो ये चुनाव है मुद्दों का चुनाव नहीं है जो मुद्दे पेश किए जा रहे हैं जी। ये चुनाव एक्चुअल वो उस परिस्थिति का चुनाव है जो मार्च अप्रैल में बनी है मध्य प्रदेश में जी। ये जनता का चुनाव है, ये उन मुद्दों का चुनाव नहीं है जो वचन पत्र या संकल्प पत्र में शामिल है जी। ये चीजें बात की परिस्थितियों पर निर्भर होंगी, ये सब चीजें बात के आयोजन है कि क्या कौन कैसे करेगा। पहली बात यह है कि जो परिस्थितियां राजनीति में पैदा हुई हैं, विधायकों का बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ, सरकार गिरी, तो ये चुनाव प्रतिष्ठा और प्रतिशोध की लड़ाई की तरह है। ये चुनाव उस तरह उस एंगल पर जा रहा है। आप नेताओं के बयान देखिए, उनका एग्रेशन देखिए, मंच पर किस तरह की भाव भंगिमाएं हैं ये देखिए। तो ये मुद्दे मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी की तरह है कि हर दल को कुछ मुद्दे पेश करने होते हैं, मुद्दे उन्होंने वचन पेश करने होते हैं, वादे करने होते हैं, वो उन्होंने किए हैं। लेकिन मुद्दा ये राजनीतिक उथल पुथल है, और मैं इस चुनाव को देखता हूं कि ये जनता वर्सेस एक चुनाव है। इसको कांग्रेस कर ले या भाजपा कर ले, लेकिन ये चुनाव की मुख्य भूमिका में मुद्दों की बजाय जनता है। तो ये जो परिस्थितियां इस तरह की बन गई है, तो मुझे ये लगता है कि जो चुनाव जिस तरफ चल रहा है ये अभी कुछ एक आखिरी जो 4 या 5 दिन है, इसमें कुछ नई करवटें इसमें और आएंगी, और इस तरह से ये एक जो डिसाइडिंग जो ये दिन है, उन दिनों में इस पर हम भी नजर रखनी होगी, और पॉलिटिकल लोग तो जो है उसमें मुख्य भूमिकाओं भी है तो वो देखेंगे। लेकिन ये चुनाव इतना साधारण नहीं है जिस तरह से बोला जा रहा है। यहाँ टमाटर और प्याज बिकने वाली स्थितियां नहीं है, यहाँ पे विधायकों पर बिल्कुल सही बात है, उन नेताओं पे आरोप है कि वो कितने में उनका जो पलायन हुआ, तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। और मुझे लगता है कि चुनाव को उसी तरह से देखा जा रहा है, और दोनों दल उसी तरह देख रहे हैं, बाकी सब चीजें फॉर्मेलिटी। मैंने कुल मिला के देखा जाए तो आशीष जी, जैसा कांग्रेस अपने आप को कंफर्ट जोन में बता रही है, बीजेपी अपने आप को कंफर्ट जोन में बता रही है कि दोनों ही के अपने अपने दावे हैं कि 28 की 28 सीटें वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और ये दोनों ही दल जानते हैं, यही वजह है कि एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है इस चुनाव में। सवाल चौधरी राकेश सिंह जी से। राकेश जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जैसा अभी आपने कहा कि ये मुद्दों का चुनाव नहीं है, संकल्प पत्रों और आरोप पत्र का चुनाव नहीं है, ये एक जनता का चुनाव है, जनता किसे चुनती है किनसे नहीं, और ये कहा भी जा रहा है कि जनता सब जानती है, वो सबक सिखाएगी, वो फैसला करेगी। असल चुनौती क्या है? साख का सवाल है ये, प्रत्याशियों के लिए भी, पार्टी के लिए भी। और ठीक है, कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए राजनीतिक दलों को कि जीत का जो जिस तरह से दावा किया जाता है, लेकिन असल चुनौती आप इस चुनाव में क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, एक काबिल पत्रकार को मैंने सुना, आशीष जी को जी, और उन्होंने कहा है कि इसमें मुद्दा जनता है जी। अब इन वचन पत्रों से, आरोप पत्रों से कुछ नहीं होना है जी, और जनता पूरे मुद्दे पहले से समझी हुई है जी, और उसको निर्णय करना है जी। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय राजगोपाल जी लोया जी ने शुरुआत ही मुझसे कर दी थी कि 900 वचनों का वो दिया था जब भी कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो मेरे भाई को मैं बताना चाहता हूं कि 900 जो वचन थे
वो 5 वर्ष के लिए दिए थे और उसमें से इनकी सरकार ने करीब 400 वचन पूरे भी किए हैं। आपने दूसरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं 15 वर्षों से लगातार देख रहा हूं, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान 15,000 घोषणाएं अभी भी पेंडिंग है। ये उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। दूसरी बात, उन्होंने कर्ज माफी की कर दी। मैं कभी भी बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अपनी आंखों से देखे हुए कोई बात नहीं करता हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार के मंत्री का जवाब सुना है और बड़े काबिल मंत्री है कमल पटेल। भले ही वो जनता में कुछ भी बोले, लेकिन विधानसभा में उन्होंने सत्य का सामना किया और उन्होंने ये कहा कि 7,000 करोड़ रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किए, करीब करीब 28 लाख लोगों के, और दूसरे किस्त में जो है और 5,000 करोड़ जाने थे और 4,000 करोड़ जाने थे। तो जो सरकार विधानसभा जैसे ऑथेंटिक जगह पे ये स्वीकार कर रही है कि 28 लाख लोगों का कर्ज माफ किया है, और एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि साहब कोई कर्ज माफ नहीं किया है, प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं, तो गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो हकीकत बयान करिए। मध्य प्रदेश की जनता इस बात के त्रासदी में है आज कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। ना बेरोजगारी की बात की जा रही है, ना बच्चों की पढ़ाई की बात की जा रही है, ना व्यापार की बात की जा रही है। सारे व्यापार चौपट है। आप मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रिस्ट की हालत देखो, कोई अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इंदौर में देख लो, भोपाल में देख लो, जबलपुर में देख लो, ग्वालियर में देख लो, छोटा व्यापारी तराई तराई कर रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चुनाव की तरफ ध्यान है। और भगवान राकेश जी, आपका ये कहना है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं तो ये भी जनता जानती है, उसके बाद भी आप जो जिस तरह से चुनाव मैदान में है, तो यही आपके जो कहना चाहिए आत्मविश्वास का कारण है कि जो आप जो दावे किए जाते हैं कि 28 के 28 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन फिर भी मेरा जो सवाल था कि क्या चुनौती आप महसूस कर रहे हैं? जो कैंडिडेट जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से जीत के आए थे, अब वो बीजेपी के परचम तले चुनाव लड़ रहे हैं, आपने जो कैंडिडेट उतारे उनके लिए क्या चुनौती है, पार्टी के लिए क्या चुनौती है? ये मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, एक आधे मिनट में मैं कह दे रहा हूं। कांग्रेस को जनता ने मात्र 15 महीने देख पाया जी, और उनके शुरुआती कार्य बहुत अच्छे रहे जी, और ये निर्णय जनता को करने का मौका बीजेपी ने नहीं दिया है जी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिए वही लोग चुनाव में लड़ा दिए, तो ये खोटे सिक्के हैं जिनके ऊपर जनता अविश्वास कर रही है। जनता ये कह रही है कि धन लेके इन्होंने दल बदल किया है। खोटे सिक्कों के सामने जो जनता आ रही है कांग्रेस के आम सभाओं में, वो साफ दिख रहा है कि जनता की मंशा क्या है। और 3 तारीख को वो वोट में तब्दील हो जाएगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं ये मानता हूं कि 28 में से बहुत हद तक कांग्रेस सीटें जीतेगी और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। और ये निर्णय कांग्रेस की मेहनत का तो होगा, हो गई, लेकिन ये जनता का निर्णय मुझे दिख रहा है। यानी आप किसी भी बात की चुनौती मान ही नहीं रहे, चुनौती है ही नहीं एक किस्म से राकेश जी आपके मुताबिक, और जनता जो है फैसला आपके हक में करेगी, इतना आत्मविश्वास से आप कह रहे हैं। बहरहाल ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, 2 बात है। मैं आदरणीय राकेश जी वहाँ बैठे हैं और निश्चित बहुत अच्छे से वो बात की, परंतु मैं उनकी जानकारी में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मध्य प्रदेश में संभाली है कांग्रेस की तरफ से। उसमें उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो अतारांकित प्रश्न था जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। अतारांकित प्रश्न का जवाब मंत्री नहीं देते। दूसरी बात, उसमें भी जो पूरा डिटेल है वो समझिए कि 11,646 करोड़ राकेश जी फिर जल्दी से बात खत्म करिएगा, आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। 54 करोड़ रुपए तो एनपीए का निपटाया। लोया जी, राकेश जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। रुपए मिला जो 54,000 करोड़। जल्दी से बात खत्म कर लीजिए, जल्दी से। ये कर्ज माफी 5 वर्ष में नहीं होनी थी, ये कर्ज माफी 5-10 दिन में होनी थी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा थी। लोया जी, मेरे भाई आप किसी से समझिए। विधानसभा में जो प्रश्न का उत्तर अतारांकित दिया गया है वो मंत्री के द्वारा दिया गया है, वो कोई प्राइवेट दुकान नहीं थी। मैं बता रहा हूँ विधानसभा का जो क्या आप जवाब दे रहे हैं? अतारांकित प्रश्न था, मंत्री ने नहीं किया। अरे मंत्री के दस्तखत से जवाब आता है तो मंत्री ने स्वीकार किया है। तारांकित हो अतारांकित कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि राज्य सरकार ने को लाभ पहुंचाया, पेश कर रही है रिपोर्ट, मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। क्या आप
अब इतने बड़े चैनल पे बैठ के आप इस तरीके की बात ब्याज दर पर ऋण मिलना किसानों को बंद हुआ, जो हमने सरकार में आकर वापस चालू किया शिवराज जी ने। अब प्रश्न इस बात का है कि आपने किसान की कमर तोड़ दी केवल कर्ज माफी के नाम पर, उसको कर्ज भी माफ नहीं किया और उसको नया कर्ज। चलिए ब्रजगोपाल जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, चुनावी सभाओं में भी लग रहे हैं, प्रचार के दौरान भी लग रहे हैं। मेरा ये सवाल जो चौधरी राकेश सिंह जी से था, उन्होंने भी जवाब दिया जरूर, लेकिन जो मैं चाह रहा था वैसा जवाब उन्होंने दिया नहीं और सारी बातें उन्होंने जनता पर टाल दी। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इन चुनावों में, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी काफी लग रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं और खरीद फरोख्त का आरोप आप पे लगा हुआ है कि जो विधायक हैं कांग्रेस के वो बीजेपी ने खरीदे और अपनी सरकार बना ली, तो कई तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि ये आरोप लगाना बहुत आसान है जी, परंतु ये पहली बार हुआ है आपके लिए चुनौती है, पार्टी के लिए ये चुनाव या जी मंत्री सरकार छोड़ गए। दूसरी बात, आज भी इनके विधायक इनसे नहीं संभल रहा है, इनसे इनका कुनबा नहीं संभल रहा है, आज भी नहीं संभल रहा है। परसों ही एक इनके विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं और अभी भी ये खुद कह रहे हैं कि एक आध और जा सकते हैं। अब आप देखिए तो जब अपना कुनबा नहीं समझ रहा तो दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं जी। और चलिए, विधायक अपनी जनता से कमिटमेंट करके आए हैं और जब उनका कमिटमेंट फुलफिल नहीं होगा तो निश्चित है वो पार्टी छोड़ेंगे ही, क्योंकि वो जनता के प्रति वफादार होना है, उन्हें किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होना, किसी सेठ के प्रति नहीं होना है। लोया जी समय समाप्त हो रहा है हमारा, हम अंतिम प्रतिक्रिया आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? आपने राकेश सिंह जी को भी सुना और लोया जी को भी सुना, वादे और दावे दोनों के ही अपने अपने हैं और जाहिर सी बात है किसने क्या कुछ किया, अपनी अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे हैं और स्वाभाविक भी है, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है ये उपचुनाव, इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनौती दोनों नेताओं, दोनों दलों के जो बेसब्री है, बेचैनी है, उससे समझ में आता है कि चुनौती छोटी नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये एक मिनी आम चुनाव की तरह इसका पूरा एक सीन खड़ा हो गया है और जिन हालातों में चुनाव हो रहा है वो अपने आप में इस चुनाव को बहुत कांटे का चुनाव बना रहे हैं। तो चुनौती है, इसीलिए आप देखिए कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी कितनी शिद्दत से चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रही है। वो इतना इजी नहीं है जैसे आम चुनाव होते थे और सरकारें जिस तरह से अपने दलों को, यही मैं पूछना चाह रहा था, ये दोनों कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के लिए ये चुनौती उससे बड़ी है। कांग्रेस को अपने आप को साबित करना है। 2018 में जनता ने जो मतदान, उसको जो जनादेश दिया था, जितना भी दिया था, जो जनादेश जो भरोसा दिया था, तो ये कांग्रेस को साबित करना होगा कि 15 महीने में वो भरोसा वो कायम रख पाई या नहीं, ये उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। दूसरी बात यह है कि भाजपा एक विश्वसनीयता के आधार पर चुनाव पर जरूर जा रही है कि वो एक विश्वसनीय ब्रांड है या वो है या उनकी स्वयं विश्वसनीय ब्रांड है, लेकिन जिन हालातों में सरकार गिराई गई है, देखिए हम उसको किसी भी तरह से बातों को मुलम्मा चढ़ा दे, लेकिन जनता बहुत समझदारी से इन चीजों को समझती है और वो फैसला कर भी लेती है। तो ये चुनाव मुख्य रूप से दोनों दलों के लिए बहुत चुनौती का है और मैंने जैसा पहले कहा था, ये एक तरफ प्रतिष्ठा की लड़ाई है, दूसरी तरफ प्रतिशोध है। तो ये इसलिए इस चुनाव को कांटेदार बना रहा है। इस चुनाव के जो 3 कैरेक्टर हैं, जो 3 किरदार हैं, जो ये इनको भी एक पॉलिटिकल एक कहना चाहिए कि उनकी अगली दिशा भी इससे तय हो सकती है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ हो। ये एक चुनाव इसलिए मैं देखता हूं कि दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है और मुद्दों की एक जो वानगी है वो अलग चीजें हैं। जनता का जो माइंडसेट है वो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है और जनता का माइंडसेट हमने और आपने सभी ने देखा था 2018 के चुनाव में भी जो है उन्होंने मौका दिया कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी को भी नहीं नकारा और वैसे ही कमोबेश स्थितियां अब बन रही हैं कि क्या कुछ हो सकता है, कोई कुछ पूरे पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता। बहरहाल अभी बहुत ज्यादा वक्त रह भी नहीं गया है, 3 तारीख को मतदान है और 10 तारीख को फैसला भी आ जाएगा और इस बीच चर्चाएं चलती रहेंगी और हम और आप भी इसी तरह से साथ चर्चाओं में हिस्सा लेते रहेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। लोया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो वचन, संकल्प और आरोप, यही सब कुछ इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में चल रहा है। आने वाले दिनों में घमासान और तेज होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।